होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक दी गई है, तो वहां से जाके बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं मराठा साम्राज्य के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत यहाँ से करेंगे शिवाजी महाराज का इतिहास, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं शिवाजी महाराज के प्रारंभिक जीवन पर। मराठा साम्राज्य का संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से याद रखना है कि मराठा साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है। उनके ही द्वारा मराठा साम्राज्य की स्थापना की गई थी। शिवाजी महाराज का जन्म अप्रैल 1627 में शिवनेर दुर्ग में हुआ था और ये पुणे के पास में है। शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी महाराज के गुरु कोंडदेव थे, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी महाराज के आचरण पर गुरु रामदास का काफी प्रभाव था। 1640 में शिवाजी महाराज का विवाह साईबाई निम्बालकर के साथ हुआ था और शिवाजी महाराज का संबंध भोसले वंश से था। तो यहाँ पे आपको जितना ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये आपको ध्यान रखना है। 1643 में शिवाजी महाराज ने सबसे पहले सिंहगढ़ का किला जीता था और इसके बाद 1646 में तोरण और राजगढ़, या कुछ इतिहासकारों ने रायगढ़ भी लिखा हुआ है, कि किलों पर अधिकार किया था। देखिए सिंहगढ़, एक बीच में एक फिल्म आई थी, उसका नाम था तानाजी। तानाजी जो मूवी बनाई गई थी तो ये सिंहगढ़ के किले को उसमें दिखाया गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे कोंढाना किला के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम सिंहगढ़ कर दिया गया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करते हैं तोरण और राजगढ़ या रायगढ़ की। कुछ इतिहासकारों ने राजगढ़ लिखा है, कुछ ने रायगढ़ लिखा है, लेकिन सही रायगढ़ है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इन किलों पे अधिकार कर लिया था 1643 में शिवाजी महाराज ने। 1654 में शिवाजी महाराज ने पुरंदर का किला जीता था। पुरंदर भी पुणे के पास एक स्थान का नाम है, ये आपको ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक संधि हुई थी, उसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। 1656 में शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। 1657 में शिवाजी महाराज का पहली बार मुगलों से मुकाबला हुआ, जब अहमदनगर और जुन्नर पर उन्होंने आक्रमण किया था। शिवाजी महाराज ने सूरत को 2 बार लूटा था, एक बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में लूटा था। आपको ये ध्यान रखना है कि सूरत को लूटने का मतलब ये है कि मुगलों को लूटा था, ना कि सूरत में रहने वाली जनता को। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। शिवाजी महाराज और राजा जयसिंह के मध्य में जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। हालांकि इसकी चर्चा मैंने अपनी औरंगजेब वाले वीडियो में भी की थी, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसकी चर्चा इतिहास में बहुत होती है। अब बात करते हैं कि पुरंदर की संधि की जो प्रमुख शर्तें थी वो क्या क्या थी। नंबर 1, शिवाजी महाराज अपने 35 किलों में से 25 किले मुगलों को देंगे। नंबर 2, शिवाजी महाराज मुगलों की तरफ से युद्ध व सेवा करेंगे। नंबर 3, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। तो ये प्रमुख शर्तें थी पुरंदर संधि की। वैसे तो और भी थी, लेकिन जो प्रमुख थी उन्हीं को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। 12 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा दरबार पहुंचे, परंतु दरबार में उचित सम्मान न मिलने के कारण वह बहुत क्रोधित हुए। फलस्वरूप उन्हें जयपुर भवन में कैद कर दिया गया था। 18 अगस्त 1666 को ही अपने पुत्र सहित शिवाजी महाराज भागने में सफल हुए थे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जून 1665 में जब पुरंदर की संधि हुई थी, राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य में हुई थी। तो राजा जयसिंह ने उस समय कहा था कि आप आगरा दरबार में कभी आइए। तो उन्हीं के आमंत्रण पर शिवाजी महाराज मई 1666 में आगरा पहुंचे, लेकिन औरंगजेब ने दरबार में कोई भी उचित सम्मान नहीं किया था शिवाजी महाराज का। इसलिए वो बहुत क्रोधित हुए और उन्हें जयपुर भवन में कैद कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। ये तो वही बात हो गई कि तुमने किसी मेहमान को बुलाया अपने घर और फिर उसे कमरे में बंद कर दिया। तो ये अच्छी बात नहीं है ना।
यही औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ किया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने क्या किया था कि अगस्त 1666 में वो वहां से निकलने में कामयाब हो गए थे। 5 या 6 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने अपना राज्य अभिषेक काशी के पंडित श्री गंगा भट्ट से करवाया था। देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जून 1674 में रायगढ़ में शिवाजी महाराज ने अपना जो राज्य अभिषेक करवाया था वो किससे करवाया था? काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम श्री गंगा भट्ट था। कुछ इतिहासकारों ने गागा भट्टी भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। तो इनसे राज्य अभिषेक करवाया था 1674 में। शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक के अवसर पर एक नया संवत चलाया गया था और सोने के सिक्के तथा तांबे के सिक्के भी जारी किए गए थे और उन सिक्कों पर श्री शिवा छत्रपति लिखवाया गया था। और इसी अवसर पर शिवाजी महाराज ने क्या किया था कि उनकी दूसरी पत्नी थी जिनका नाम था सोयराबाई, तो सोयराबाई से पुनर्विवाह किया था और सोयराबाई को ही राजमहिषी की उपाधि दी थी। जून 1674 में ही शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई का देहांत हो गया था। परिणाम स्वरूप शिवाजी महाराज का दूसरी बार राज्य अभिषेक हुआ। दूसरा राज्य अभिषेक 24 सितंबर 1674 ईस्वी को तांत्रिक तरीके से संपन्न हुआ और इस राज्य अभिषेक को निश्चलपुरी गोसाई नामक तांत्रिक से संपन्न कराया गया था। शिवाजी महाराज ने 1678 ईस्वी में जिंजी के किले पर अधिकार कर लिया था और जिंजी की विजय शिवाजी महाराज की अंतिम विजय मानी जाती है। देखिए, एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि शिवाजी महाराज की अंतिम विजय कौन सी थी? जिंजी विजय थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। 1678 में शिवाजी महाराज ने जिंजी पर अधिकार कर लिया था और इसी समय से शिवाजी महाराज का स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरने लगा था। 3 अप्रैल 1680 को अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई थी। शिवाजी महाराज का अंतिम संस्कार सोयराबाई, जो शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी थी, उनके पुत्र राजा राम ने संपन्न किया था। शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद पुतली बाई, जो शिवाजी महाराज की तीसरी पत्नी थी, सती हो गई थी। अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के प्रशासन के बारे में। शिवाजी महाराज की सहायता और परामर्श के लिए 8 मंत्रियों की एक परिषद थी जिसे अष्ट प्रधान परिषद कहा जाता था। नंबर 1 पेशवा, ये प्रधानमंत्री होता था और इसका कार्य संपूर्ण राज्य की देखभाल करना होता था। नंबर 2 अमात्य, यह राज्य का अर्थ मंत्री होता था और इसका कार्य राज्य की आय तथा व्यय से संबंधित होता था। नंबर 3 वाक्यान्वेष या गृह मंत्री कह सकती हो, इसका कार्य सुरक्षा, गुप्तचर एवं सूचना विभाग के कार्यों की देखभाल करना होता था। नंबर 4 सुमंत, यह राज्य का विदेश मंत्री होता था। नंबर 5 चिटनिस या फिर सचिव कह सकती हो, इसका कार्य सरकारी दस्तावेजों को तैयार करना होता था। नंबर 6 सेनापति, सेना की भर्ती करना और सेना को संगठित करना इसका प्रमुख कार्य होता था। नंबर 7 न्यायाधीश, यह राज्य का मुख्य न्यायाधीश होता था। नंबर 8 क्षत्रिय पंडित राव, यह धार्मिक मामलों में राजा का मुख्य सलाहकार होता था। तो आपको ये याद रखना है कि जो धार्मिक मामले होते थे तो उसका मुख्य सलाहकार कौन होता था? चाहे तो सद्र कह लो, चाहे पंडित राव कह लो। तो यहाँ पर मैं शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। एक तरफ औरंगजेब और दूसरी तरफ शिवाजी महाराज। औरंगजेब हिंदुओं पे कभी जजिया कर लगाता था तो कभी हिंदू राजाओं को धर्म के नाम पर टारगेट करता था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने साम्राज्य में कभी भी किसी भी मुस्लिम परिवार को या मुस्लिम व्यक्ति को सिर्फ इसलिए निशाना नहीं बनाया कि वो मुस्लिम है। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति बिल्कुल सहिष्णु नीति थी और इसकी गवाही स्वयं मुस्लिम इतिहासकारों ने दी है। शिवाजी महाराज का द्वेष सीधा औरंगजेब से था, न कि इस्लाम से और न इस्लाम को मानने वाली जनता से।
शिवाजी महाराज ने अपने संपूर्ण शासनकाल में कभी भी न तो कुरान का अपमान किया, न कोई मस्जिद तोड़वाई, न किसी निर्दोष मुस्लिमों पे अत्याचार किया। ये शिवाजी महाराज की नीति थी। लेकिन इसके ठीक विपरीत औरंगजेब करता था। लेकिन कभी भी शिवाजी महाराज ने उसका बदला लेने के लिए निर्दोष मुस्लिमों पे अत्याचार नहीं किया। शिवाजी महाराज की धार्मिक नीति बहुत ही उच्च लेवल की थी और उसकी तुलना अगर औरंगजेब से की जाए तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बेकार है, क्योंकि औरंगजेब शिवाजी महाराज के बिल्कुल विपरीत था। शिवाजी महाराज को भारतीय लोग ऐसे ही अपना आदर्श नहीं मानते। उनमें कुछ तो ऐसा खास था जो उन्हें सारे भारत के लोग अपना आदर्श मानते हैं। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मराठा राज्य को 5 भागों में बांटा गया था, जिन्हें प्रांत या सरसूबा कहा जाता था। शिवाजी महाराज अपने क्षेत्र को स्वराज के नाम से पुकारते थे। शिवाजी महाराज की भू राजस्व व्यवस्था मलिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी। माप का आधार जरीब थी, जिसे काठी कहा जाता था। यह काठी 5 हाथ और 5 मुट्ठी लंबी होती थी। प्रारंभ में उपज के आधार पर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, परंतु बाद में भूमि कर बढ़ाकर 2/5 कर दिया गया था। चौथ और सरदेश मुखी नामक जो कर थे वो शिवाजी महाराज के द्वारा लगाए गए थे। इनकी चर्चा इतिहास में बहुत होती है। चौथ, यह कर पड़ोसी राज्यों की आय से 1/4 भाग वसूला जाता था। इसको आपको याद रखना है कि पड़ोसी राज्यों की जो आय होती थी उससे 1/4 भाग क्या वसूला जाता था? चौथ वसूला जाता था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके बदले में शिवाजी महाराज क्या देते थे पड़ोसी राज्यों को? बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले में ये कर लिया जाता था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात करते हैं सरदेश मुखी की। यह कर भी पड़ोसी राज्यों से ही वसूल किया जाता था और उस प्रदेश की भूमि कर का 10% लिया जाता था ये। और इसके बदले में शिवाजी महाराज वहां के लोगों को क्या देते थे? लोगों के हितों की रक्षा के बदले ये कर लिया जाता था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो चौथ और सरदेश मुखी, इनके बारे में इतिहास में बहुत चर्चा होती है। इनको बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। अंग्रेज इतिहासकार स्मिथ ने शिवाजी महाराज के राज्य को डाकू राज्य कहा है। अंग्रेज तो कुछ भी कह गए हैं, अंग्रेजों की बातों पर ध्यान नहीं देना है। मुगल शासक औरंगजेब शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा कहकर पुकारता था, क्योंकि महाराष्ट्र पहाड़ी क्षेत्र है और आगरा और दिल्ली इतना पहाड़ी क्षेत्र नहीं है जितना कि महाराष्ट्र है। इसीलिए औरंगजेब शिवाजी महाराज को हमेशा पहाड़ी चूहा कह के पुकारता था। मराठा इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने शिवाजी महाराज के शासनकाल को मध्ययुगीन राजतंत्र की एक अनोखी घटना बताया है। तो ये तो था छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था वो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों के बारे में। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा था? शिवाजी महाराज के बारे में। 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उनकी दूसरी पत्नी सोयराबाई से उत्पन्न पुत्र राजा राम सिंहासन पर बैठे, परंतु शिवाजी महाराज की पहली पत्नी के पुत्र संभाजी ने राजा राम को गद्दी से उतारकर 20 जुलाई 1680 को स्वयं सिंहासन पर बैठ गए थे। अब बात करते हैं संभाजी महाराज के इतिहास पर। संभाजी महाराज की मां का नाम साईबाई निंबालकर था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली रानी थी। संभाजी महाराज का जन्म 1657 में हुआ था। संभाजी महाराज के गुरु केशव भट्ट और उमाजी पंडित थे। संभाजी महाराज का विवाह येसुबाई से हुआ था, जिससे उन्हें एक पुत्र साहू उत्पन्न हुआ। संभाजी महाराज का राज्य अभिषेक जनवरी 1689 में हुआ था। संभाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। फरवरी 1689 में संगमेश्वर के पास नावड़ी गांव में संभाजी महाराज और कवि कलश को मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने बंदी बना लिया था और उन्हें बहादुरगढ़ लाया गया था। 3 मार्च 1689 को बहादुरगढ़ से कोड़े गांव लाया गया और यहीं पर 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज और कवि कलश की हत्या कर दी गई थी।
संभाजी महाराज की हत्या के बाद राजा राम ने सिंहासन प्राप्त किया था। संभाजी महाराज का शासनकाल 1680 से 1689 के मध्य में था। अब बात करते हैं राजा राम के बारे में। राजा राम शिवाजी महाराज की दूसरी पत्नी सोयराबाई के पुत्र थे। राजा राम का राज्य अभिषेक 1689 में ही हुआ था और 1689 ईस्वी में ही मुगलों ने जुल्फिकार खां के नेतृत्व में जिंजी का घेरा डाला और 8 वर्षों तक राजा राम जिंजी के किले में कैद रहे थे। 1698 ईस्वी में राजा राम ने जिंजी को छोड़कर सतारा को अपनी राजधानी बनाया था। राजा राम ने एक नए पद प्रतिनिधि की नियुक्ति की थी और प्रतिनिधि का पद पेशवा से बड़ा होता था। यहाँ पर थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ। राजा राम ने क्या किया था कि एक प्रतिनिधि के पद का निर्माण किया था और ये प्रतिनिधि किससे बड़ा होता था? पेशवा से बड़ा होता था। यानी कि पहले राजा, फिर प्रतिनिधि, फिर पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिनिधि के पद का निर्माण किसने किया था? राजा राम ने किया था। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु सतारा में हुई थी। राजा राम का शासनकाल 1689 से 1700 के मध्य में था। अब बात करते हैं ताराबाई के इतिहास पर। राजा राम की मृत्यु के बाद उनका अल्पवयस्क पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा बनाया गया। अल्पवयस्क था तो इसीलिए ताराबाई उसकी संरक्षिका बन गई थी और ताराबाई का जो शासनकाल माना जाता है वो 1700 से 1707 के मध्य में माना जाता है। अब बात करते हैं साहू जी के इतिहास पर। साहू जी संभाजी महाराज के पुत्र थे। 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था और ये युद्ध साहू जी और ताराबाई के मध्य में हुआ था, जिसमें ताराबाई की हार हो गई थी और वह भागकर दक्षिणी महाराष्ट्र में चली गई थी। साहू जी ने क्या किया था कि सतारा को अपनी राजधानी बनाया और यहीं पर 1708 में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। आपको ये ध्यान रखना है कि खेड़ा का युद्ध जीतने के बाद साहू जी ने क्या किया था कि सतारा को अपनी राजधानी बनाया था और 1 साल बाद यानी कि 1708 में अपना राज्य अभिषेक भी सतारा में ही करवाया था। साहू जी ने राज्याभिषेक के अवसर पर बालाजी विश्वनाथ को सेना करते यानी कि सेना को संगठित करने वाला के पद पे नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? बालाजी विश्वनाथ को किया था। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। कब किया था? 1708 में किया था। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस पद पे किया था? सेना करते पद पे किया था, क्योंकि अभी आगे इनकी चर्चा होने वाली है बालाजी विश्वनाथ की। 1713 ईस्वी में साहू जी ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया था। आपको ये यहाँ पे विशेष तौर पे याद रखना है। 1713 में बनाया था बालाजी विश्वनाथ को पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री बनाया था और इनकी मृत्यु के बाद 1720 में बाजीराव प्रथम को पेशवा बनाया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और बाजीराव प्रथम के बारे में आप सबने सुना होगा क्योंकि एक मूवी आई थी बाजीराव मस्तानी, तो वो आप लोगों ने जरूर देखी होगी। बाजीराव प्रथम ने साहू जी से कहा था, आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो तुरंत गिर जाएंगी। हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। और इसके उत्तर में साहू जी ने कहा था, निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। तो ये बाजीराव प्रथम ने किसके संबंध में कहा था कि आओ इस पुराने वृक्ष को? ये मुगलों के संबंध में कहा था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। साहू जी का शासनकाल 1707 से 1749 के मध्य में था। अब बात करते हैं राजाराम द्वितीय के इतिहास पर। साहू जी के बाद राजाराम द्वितीय राजा हुए। 1750 ईस्वी में बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के मध्य संगुला की संधि हुई और इस संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य का वास्तविक नेता पेशवा को बनाया गया तथा मराठा छत्रपति नाम मात्र के प्रधान रह गए थे। तो यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, राजाराम द्वितीय के शासनकाल में 1750 में क्या हुआ था कि बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के मध्य में एक संगोला की संधि हुई थी और उस संधि के अनुसार मराठा साम्राज्य का जो वास्तविक नेता था, जिसके पास सारी शक्तियां थी, तो वो किसको बनाया गया था? वो पेशवा को बनाया गया था। तो संगोला संधि की प्रमुख शर्तों पर चर्चा करते हैं।
तो नंबर 1, मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रधान पेशवा को माना जाएगा, यानी कि प्रधानमंत्री को माना जाएगा। नंबर 2, मराठा साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति पेशवा के पास होगी। ये किसकी शर्तें थी? संगोला संधि की शर्तें थी। नंबर 3, मराठा छत्रपति को नाम मात्र का प्रधान माना जाएगा और उनके पास सिर्फ सतारा की छोटी सी जागीर तथा किला दिया जाएगा उन्हें। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। नंबर 4, मराठा साम्राज्य की संपूर्ण राजनीति का केंद्र पुणे हो गया था। तो ये थी संगोला संधि की प्रमुख शर्तें। तो 1750 के बाद, यानी कि इस संधि के बाद मराठाओं का शासन समाप्त हो गया था। मतलब भोसले वंश का जो शासन था, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारियों या फिर कहें वंशजों का शासन था, वो समाप्त हो गया था। इसके बाद किसका शासन आया था? पेशवाओं का शासन आया था। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 1750 के बाद पेशवाओं का शासन आ गया था। संगोला संधि के बाद मराठा छत्रपति का शासन समाप्त हो गया था और पेशवा संपूर्ण मराठा साम्राज्य के स्वामी बन गए थे। राजाराम द्वितीय का शासनकाल 1749 से 1750 के मध्य में था। तो ये तो था मराठा साम्राज्य का इतिहास, जिसमें मैंने आपको छत्रपति